साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बजट के बारे में। बजट टर्म आप लोगों ने सुना ही होगा, और जब भी हम बजट की बात करते हैं सो दिस इज़ नथिंग बट इट्स अ पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट जो कि डील करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। अब जब हम बजट की बात करते हैं तो बजट प्रिपेयर करने की जो अथॉरिटी है वो किसकी है इंडिया में, तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर की, और इसका एक स्पेसिफिक विंग है जिसे हम बजट डिवीजन कहते हैं, वो इंडिया के लिए बजट प्रिपेयर करते हैं। इंडिया में जब हम बजट की बात करते हैं तो इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे अगर हम नज़र डालें तो जब भी हम बजट की बात करते हैं साथियों, तो सबसे पहला आर्टिकल हमारे मन में कौन सा आता है? आर्टिकल 112। तो आर्टिकल 112 में क्या लिखा हुआ है कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर साल बोथ हाउसेस में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पेश करवाए। तो अब ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? तो जिसे हम बजट कहते हैं उसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। तो ये बात आपने याद रखना है, ये पेपर में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि बजट इंडिया के किस आर्टिकल में लिखा है। तो ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी आर्टिकल में बजट शब्द यूज़ नहीं किया गया। इसकी जगह वर्ड हमने कौन सा यूज़ किया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 112 में। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें स्टेट के बजट की, ठीक है, तो स्टेट के बजट के लिए जो सिमिलर आर्टिकल है वो आर्टिकल 202 है, जहाँ पे बात की गई है कि बजट पेश करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेश करवाने की इनफैक्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश करवाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी होगी? गवर्नर की होगी, ठीक है, स्टेट असेंबलीज में। फिर कुछ ना की पॉइंट्स हैं, यहाँ से डायरेक्टली स्टेटमेंट जो है ये फ्रेम करके प्रीलिम में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि जब हम डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड, माफ़ कीजिएगा, जब हम ग्रांट की बात करते हैं तो ये जो ग्रांट है ये तभी प्रोवाइड करवाया जाएगा अगर इसको रिकमेंड करे प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रीलिम में आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि मतलब स्टेटमेंट जो है आइडेंटिफाई करिए, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। नो डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें, पैसा चाहिए गवर्नमेंट को, मान लो, ठीक है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए किसी पर्पज़ के लिए, किसी पब्लिक पॉलिसी पे खर्च करना है, किसी भी पर्पज़ के लिए सपोज करें, तो पैसा गवर्नमेंट के पास कहाँ से आएगा? मतलब इनका जो बैंक अकाउंट है उसे क्या कहते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं। तो क्या गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कभी भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल सकते हैं? नहीं, अपनी मर्जी से नहीं निकाल सकते। जब भी पैसा निकालेंगे तो इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। मतलब हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अप्रोप्रिएशन बिल की, जो कि अभी आगे हम देखेंगे। अप्रोप्रिएशन बिल का मतलब होता है कि खर्चा करने वाला बिल। तो अगर आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल के अगर खर्चना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि आप जब जी करे आपका तो पैसा निकाले और खर्च कर लिया, इसके लिए भी आपको कानून बनाना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपने याद रखना है, डायरेक्टली प्रीलिम में ये स्टेटमेंट फ्रेम किया जा सकता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें तो क्या गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कोई भी टैक्स लगा सकती है? किसी वक्त भी क्या आपसे पैसा कलेक्ट कर सकती है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। टैक्स लगाने के लिए भी आपको कानून पास करना पड़ेगा। मतलब कि हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल बिल की, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी याद रखना है। और जब भी हम बात करते हैं ग्रांट की तो अपने साथ ही याद रखना है, ग्रांट के कॉन्टेक्स्ट में राज्यसभा के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। और एक नोट आपने याद रखना है कि जब हम इंडिया के बजट की बात करते हैं तो 1924 में क्या हुआ, एक कमेटी थी, एक्वर्थ कमेटी। तो इसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे रेलवे बजट और जनरल बजट को सेपरेट कर दिया गया। और फाइनली 2017 में अगर आप देखोगे तो बिबेक डेब्रॉय कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे इसको वापस से मर्ज कर दिया गया, ठीक है। तो इन दोनों कमेटीज़ के कम से कम नेम आपने याद रखने हैं। अच्छा, कुछ और हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे अगर हम नज़र डालें बजट के कॉन्टेक्स्ट में, तो पहला जो बजट था इंडिया का किसने पेश किया था और अब कब किया था? तो 1860 में अगर आप देखोगे तो जेम्स विल्सन ने इसको पेश किया था। बजट शब्द के अगर आप ओरिजिन पे जाओगे अगर, तो ये बगट शब्द से निकला हुआ है और इसका मतलब होता है सैक, झोला होता है। पहली बार जो बजट था कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, किस देश के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? सो इट वाज फ्रांस। ठीक इसी तरीके से अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो इंडिया में, ठीक है, आज़ाद इंडिया में पहला जो बजट था किसने पेश किया था? सो इट वाज आर.के. शानमुगम चेट्टी, ठीक है। इंडिया में ऐसा कौन सा फाइनेंस मिनिस्टर है जिसने सबसे मैक्सिमम टाइम बजट को पेश किया था? सो इट वाज मोरारजी देसाई, और इन्होंने 10 बार बजट को पेश किया था। तो ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपने याद रखना है। अच्छा, बजट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बजट हम क्यों पेश करते हैं? तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है अपने आप में, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पर चलो फिर भी इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपने क्या किया कि आपके पास सपोज करो पैसा आ गया, रिसोर्स अभी हम समझते हैं कि हमारे पास पैसा आ गया, ठीक है। तो उस पैसे का आप रीएलोकेट करोगे अलग अलग सेक्टर को, जिसकी जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको एलोकेट कर दोगे। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें तो इनइक्वालिटी को कम करने के लिए बजट का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इनइक्वालिटी का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? इनइक्वालिटी हम कैसे कम कर देंगे बजट का इस्तेमाल करके? देखो, अब जैसे सपोज करो कि गवर्नमेंट के पास 100 रुपये है, ठीक है,
अब इस 100 रुपये का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट ने इनइक्वालिटी को कम करना है। कैसे करेंगे? सवाल तो ये आना चाहिए कि 100 रुपये गवर्नमेंट के पास आया ही कैसे। जब हम टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स आप किस पे लगाते हो? रिच पर्सन पे, ठीक है। तो रिच पर्सन से कुछ पैसा आपने ले लिया और वापस आपने उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये तो खुद अपने आप में एग्जाम्पल है। बजट में टैक्स की बात करते हैं ना, बजट इज़ ऑल अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इनकम कैसे आएगा? टैक्स के थ्रू। तो टैक्स जब आप लगाते हो तो कहीं ना कहीं ये इनइक्वालिटी को प्रमोट ही तो करता है, ठीक है। इनइक्वालिटी को प्रमोट नहीं करता है, माफ़ कीजिएगा, इसको रिड्यूस करता है। क्योंकि एक पर्सन जिसके पास बहुत सारा पैसा है उस पर टैक्स लगा के उससे पैसा लिया और जिसके पास नहीं है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो बजट का एक ऑब्जेक्टिव यही होता है कि इनइक्वालिटी जो है इसको कम करें। और इनइक्वालिटी को आप कैसे कम करोगे? इसको हम कम करेंगे टैक्स लगा के, ठीक है। और टैक्स जो है इंटीग्रल पार्ट है बजट का। ठीक इसी तरीके से अगर हम देखें तो बजट का ऑब्जेक्टिव होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करें। तो ऑब्वियस सी बात है, बजट का जो पैसा है अगर आप अलग अलग सेक्टर में लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब सभी सेक्टर ग्रो करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी अगर ग्रो करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ब्रिंगिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अगर सभी सेक्टर डेवलप करेंगे तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस, देखो अब इंडिया क्योंकि एक मिक्स्ड इकॉनमी है तो हमारे पास पब्लिक सेक्टर भी है, तो पब्लिक सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए भी गवर्नमेंट जो है ये पैसा प्रोवाइड करती है। ठीक इसी तरीके से बजट का ऑब्जेक्टिव होता है कि हम जो रीजनल डिफरेंसेस है उसको कम करें। आपको पता है साथियों कि कुछ जो इंडिया के स्टेट है काफ़ी डेवलप है, इंडस्ट्रियली काफ़ी डेवलप है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। कुछ अगर हमारे स्टेट्स इंडिया पे नज़र अगर हम डालें तो बहुत पीछे रह गए हैं। तो बजट के हमारी ये भी कोशिश होती है कि जो रीजनल जो डिस्पैरिटीज़ हैं इसको कम करें। कैसे कम करेंगे? तो बजट में स्पेशल जो है एलोकेशन जो हम करेंगे ऐसे स्टेट्स के लिए जो कि बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। ठीक इसी तरीके से साथियों अगर हम बात करें तो जो बजट्स हैं इनको आप अलग अलग टाइप्स के रूप में स्टडी कर सकते हो, जैसे कि जीरो बेस्ड बजट। तो देखो जीरो बेस मतलब बेस कोई नहीं है। तो मतलब किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मतलब क्या होता था कि अब कोई मिनिस्ट्री है, सपोज करो एजुकेशन मिनिस्ट्री है। अब एजुकेशन मिनिस्ट्री को हर साल सपोज करें कि 100 करोड़ पैसा मिलता था, ठीक है, 100 करोड़। अब क्योंकि आज से 5 साल पहले भी 100 करोड़ मिला तो 4 साल पहले भी 100 करोड़ मिलेगा, 3 साल पहले भी मिलेगा, 2 साल पहले भी मिलेगा, 1 साल पहले भी मिलेगा, इस साल भी 100 करोड़ मिलेगा। अब असल में क्या 100 करोड़ की ज़रूरत है? अगर मान लो इन चीज़ों को इग्नोर किया जाता है, पहले से परंपरा क्या बनी आ रही है, कितना पैसा एक सेक्टर को मिल रहा है, अगर उसके बेसिस पे ही अगर पैसा एलोकेट किया जाएगा तो आप क्या कहोगे कि वो एक ट्रेडिशनल हम मेथड्स को फॉलो कर रहे हैं बजट का पैसा जो है एलोकेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि एक बार हम चेक करें कि क्या असल में 100 करोड़ की ज़रूरत है। तो इंस्पेक्शन करने के बाद में जब पैसा एलोकेट किया जाएगा, ऐसे सिस्टम को क्या कहेंगे? जीरो बेस। मतलब बेस नहीं है कोई भी, पहले कितना मिलता था नहीं पता हमें, अभी से इंस्पेक्शन करेंगे जितना चाहिए उतना ही मिलेगा, उसको क्या कहते हैं? जीरो बेस्ड बजट। ऐसे ही परफॉर्मेंस बजट क्या होता है? तो साथियों देखो, परफॉर्मेंस बजट की शुरुआत जो है इंडिया में 1968 से चल रहा था और 2007-8 में आते आते ये फिर आउटकम बजट के साथ इसको मर्ज कर दिया गया। परफॉर्मेंस बजट क्या है? तो ये कह रहे हैं कि किस पर्पस के लिए पैसा चाहिए बताओ हमें, ठीक है, किस पर्पस के लिए पैसा चाहिए हर मिनिस्ट्रीज को बताना पड़ेगा। ऐसे बजट को क्या कहते थे? परफॉर्मेंस बजट। लेकिन अब देखो पर्पस तो बता देते थे। जैसे मान लो कि अब एजुकेशन मिनिस्ट्री है, अब उसने बोला कि हमें 100 करोड़ चाहिए, हमने स्कूल बनाने हैं, ऑब्जेक्टिव उसने बता दिया, पर्पस बता दिया उसने। अब रियलिटी में स्कूल बने कि नहीं बने कोई पता नहीं है, ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता, ऑब्जेक्टिव तो बता दिया उन्होंने। ऐसे बजट को परफॉर्मेंस बजट कहते थे। लेकिन बहुत घपले होने शुरू हुए, बहुत सारा करप्शन होना चालू हुआ, तो बाद में आप देखते हो कि हम एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं जिसे हम कहते हैं आउटकम बजट। और आउटकम बजट का सिंपल सा मतलब है कि हमें रिजल्ट चाहिए। अगर कोई मिनिस्ट्री 100 करोड़ मांग रही है स्कूल बनाने के लिए तो बाद में फिर इसको इंस्पेक्ट भी किया जाएगा कि स्कूल बने हैं कि नहीं बने हैं। तो ऐसे बजट को क्या कहते हैं? आउटकम बजट कहते हैं। फिर जेंडर बजट क्या होता है? तो साथियों जेंडर बजट का मतलब होता है ऐसा बजट जो कि जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करे, ठीक है, जो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करे। तो ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बैलेंस बजट क्या होगा? तो जितनी इनकम है आपकी उतनी ही एक्सपेंडिचर है, वो बैलेंस बजट होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है आज के टाइम में। सरप्लस बजट का क्या मतलब होगा? तो पैसा आपके पास ज़्यादा आ रहा है, खर्चा आप कम कर रहे हो, वो सरप्लस बजट होगा। ठीक इसी तरीके से डेफिसिट बजट क्या होगा? तो डेफिसिट बजट का साथियों मतलब होगा कि इनकम कम है, खर्चा आप ज़्यादा कर रहे हो। अब ये कुछ की टर्म्स हैं, अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको बजट समझ आ जाएगा कि बजट होता क्या है। देखो जब भी बजट की बात करते हैं तो पूरे बजट के डॉक्यूमेंट में ये 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक होता है बजट एस्टीमेट,
एक होता है रिवाइज एस्टीमेट और एक होता है प्रोविंशियल एक्चुअल्स या फिर इसको एक्चुअल बजट भी कहते हैं। तो पूरे बजट में आपके पास ये 3 डेटा होते हैं, ठीक है। पहला डेटा है बजट एस्टीमेट। तो बजट एस्टीमेट का मतलब क्या होता है, अब नाम से क्लियर है, एस्टीमेट लगा रहे हैं, मतलब हमारे पास प्रॉपर नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये होता है जिस साल के लिए आप बजट पेश करते हो। जैसे अगर हम 2024 की बात करें तो अगर हम बात करें फरवरी में जब बजट पेश किया गया था, तो वो जो बजट था वो किस टाइम पीरियड के लिए हमने पेश किया था, तो हमने पेश किया था फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए, ठीक है। तो उस बजट को हम क्या कहते हैं, बजट एस्टीमेट, ठीक है, जो कि अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए पेश किया जाता है। रिवाइज बजट क्या होता है, तो जो फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है उसी का जो डेटा है वापस से आपने रिवाइज किया, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रिवाइज एस्टीमेट। अब इसको आप इस तरीके से समझो, देखो फरवरी में बजट पेश किया गया, तो उसका बजट एस्टीमेट किस फाइनेंशियल ईयर के लिए होगा, जो अपकमिंग होगा। और फरवरी में जब पेश किया जाता है तो कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा होता है, करंट चल रहा होता है, ठीक है। अगर अभी तो हम अभी जून में आ चुके हैं, तो फरवरी की अगर हम बात करें तो कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा था, 2023-24, ठीक है। तो 2023-24 वाला जब आपने बजट पेश किया था फरवरी 2023 में, तो उस समय आपने बजट एस्टीमेट इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो जो भी आपने एस्टीमेट लगाए थे अब वापस से आपने यहाँ पे आके रिवाइज किया कि जितना हमने एस्टीमेट लगाया था उसके कंपैरिजन में कितना खर्चा हुआ, कितना पैसा हमने कलेक्ट किया। और एक डेटा आपके पास होता है एक्चुअल बजट, और ये जो एक्चुअल बजट है नाम से क्लियर है एक्चुअल, अब आपके पास प्रॉपर डेटा आ चुका है, ठीक है। तो ये किसे डील करता है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के लिए, ठीक है। तो अगर अभी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, 2022-23 वाला, ठीक है। उसके लिए जो डेटा होगा वो एक्चुअल बजट होगा, ठीक है। और 2023-24 वाला कौन सा होगा, रिवाइज होगा। और जो अपकमिंग 2024-25 के लिए होगा वो होगा बजट एस्टीमेट। तो ये तीनों टर्म्स जो है साथियों याद रखने हैं। अब हम देखते हैं स्टेजेस इन बजट इनैक्टमेंट। तो देखो बजट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बजट जब तैयार हो जाता है तो सबसे पहले इसको लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। फिर कुछ दिनों के बाद में इसमें जनरल डिस्कशन होती है, फिर इसको डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ के पास भेज दिया जाता है, 2-4 हफ्ते तक इस पर काफ़ी स्टडी होती है। फिर बाद में ये कमेटी जो है इसको रिकमेंड कर देते हैं हाउस को, फिर वापस से यहाँ पे वोटिंग होती है, फिर अप्रोप्रिएशन बिल को पास किया जाता है। और अप्रोप्रिएशन बिल मैंने आपको पहले ही बताया, अप्रोप्रिएशन बिल का मतलब क्या होता है, पैसा यूज़ करने की अथॉरिटी आपको मिल जाती है। फिर आप फाइनेंस बिल पास करते हो, फाइनेंस बिल क्या होता है, टैक्स कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, टैक्सेशन बिल, तो ये आपको पास करवाना पड़ता है। तो ये कुछ आपके स्टेजेस हैं बजट के प्रोसेस के लिए, वन बाय वन इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम नज़र डालेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ बजट पे। तो देखो सबसे पहले ये जो बजट है इसको कब पेश किया जाता है, 1 फेब। पहले कब पेश किया जाता था, कमेंट सेक्शन में साथियों बताओ कि पहले जो बजट था इंडिया में कितनी तारीख को पेश किया जाता था। तो आज के टाइम में अगर हम नज़र डालें तो जो हमारा बजट है 1 फेब को इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो जिस दिन इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस दिन जस्ट एक फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच होती है, उस पर कोई भी जनरल डिस्कशन नहीं होती है साथियों, याद रखना है। और बजट को कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाद में फिर राज्यसभा को भी इसको भेज दिया जाता है। जब हम बजट की बात करते हैं तो ये जो बजट डॉक्यूमेंट है तो बेसिकली इसमें क्या है, ये मतलब बजट डॉक्यूमेंट जो है इसमें बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो वन बाय वन इस पर हम नज़र डालते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहले जस्ट अ मोमेंट, तो देखो सबसे पहले बजट डॉक्यूमेंट की शुरुआत होती है बजट स्पीच से। अच्छा, यहाँ से ना प्रीलिम का क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि जब हम बजट की बात करते हैं, बजट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, तो बजट डॉक्यूमेंट इज कंसिस्ट ऑफ, इस कौन कौन सी चीज़ों को मिला के बजट डॉक्यूमेंट बनता है। तो बजट स्पीच सबसे पहले, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा का पूरा अपना जो डॉक्यूमेंट है उसके लिए हम ये टर्म इस्तेमाल करते हैं। ग्रांट, ठीक है, इसमें ग्रांट की बात की जाती है, अप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंशियल बिल। और FRBM एक्ट जो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, तो FRBM के तहत, ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर आउटकम बजट की बात की जाती है, अभी हमने देखा आउटकम बजट क्या होता है। एक्सपेंडिचर बजट, कहाँ कहाँ पैसा खर्च करना है, इससे रिलेटेड आपको डिटेल्स आपको इसमें मिलेगा। रिसीट बजट, पैसा आना कहाँ कहाँ से है, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर आपने कहाँ कहाँ करना है, ये सारा डेटा। और एट द सेम टाइम फाइनेंशियल बिल, टैक्स किस तरीके से आपने इम्पोज करना है। और बजट एट ग्लांस, ठीक है, मतलब कि ओवरऑल जो बजट का क्रक्स क्या है वो भी आपको बजट डॉक्यूमेंट में मिल जाता है। दूसरा पॉइंट है जनरल डिस्कशन। तो ये जो जनरल डिस्कशन है बजट के पेश करने के कुछ दिनों के बाद शुरू होता है, एक तो ये आपने याद रखना है। दूसरा, जब हम बजट की बात करते हैं तो जब माफ़ कीजिएगा, जनरल डिस्कशन की जब हम बात करते हैं तो जब जनरल डिस्कशन शुरू होता है, जो कि कुछ दिनों के बाद शुरू होता है जब बजट को प्रेजेंट किया जाता है, तो अब देखो ये डिस्कशन कितने टाइम तक चलता है। ये डिस्कशन सिर्फ 2 से 4 दिनों तक चलता है।
अब एक चीज़ हमने याद रखना है कि ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में कोई कट मोशन इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब ये कट मोशन क्या होता है अगली स्लाइड्स में हम देखेंगे। ये लाइन आपने याद रखना है, ये प्रीलिम में पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग जनरल डिस्कशन कैन वी मूव कट मोशंस, तो इसका जवाब है नहीं, हम कट मोशन इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। फिर जो फाइनेंस मिनिस्टर से जो सवाल पूछे जाएंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्या ये जवाब इनको देना जो है ये लाजमी है, क्या देना पड़ेगा, तो हाँ यहाँ पे जवाब देना होता है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें, बजट पेश हो गया, जनरल डिस्कशन हो जाती है, अब इसको भेजा जाएगा जो डिपार्टमेंटल कमेटीज़ है वहाँ पे। तो ये जो डिपार्टमेंटल कमेटीज़ हैं फिर अगले 3-4 हफ्ते तक इसको स्टडी करेंगे। अब इसको स्टडी करने के बाद 3-4 हफ्ते के बाद में वापस से हाउस को वापस भेज दिया जाएगा और फिर यहाँ पे जो असली कहानी है वो शुरू होगी। फिर से डिबेट्स एंड डिस्कशन शुरू होंगे, किस किस सेक्टर के लिए कितना कितना डिमांड की जा रही है ग्रांट के लिए, ठीक है, उस पर चर्चा की जाएगी। और यही एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम है। अच्छा, ये लाइन हमने पहले पढ़ा है कि जब हम ग्रांट की बात करते हैं तो ग्रांट के कॉन्टेक्स्ट में राज्यसभा के पास कोई पावर वगैरह नहीं है। इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अब जो ओपोजिशन वाले हैं वो क्या करते हैं कि वो कट मोशंस इंट्रोड्यूस करना चालू करते हैं, अलग अलग नेचर के। वो पॉलिसी कट मोशन इंट्रोड्यूस कर देते हैं, इकोनॉमिक कट मोशन यूज़ कर देते हैं, टोकन कट मोशन जो है उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब ये कट मोशंस क्या है, तो साथियों आपने याद रखना है कि कट मोशन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना ही होता है, ये लोग गवर्नमेंट से डिसैटिस्फाइड है और ये जस्ट गवर्नमेंट की मेजोरिटी चेक करना चाहते हैं कि क्या गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी भी है, ये बजट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्या इसके लिए ये ऑथोराइज लोग हैं भी हैं कि नहीं है, कैसे। अब इसको समझो आप, जैसे मान लो कि इंडिया का जो बजट है वो 40 लाख करोड़ का है, ठीक है, इंडिया का जो बजट है वो 40 लाख करोड़ का है। ओपोजिशन वाले ने क्या किया, पॉलिसी कट मोशन इंट्रोड्यूस कर दिया। और पॉलिसी कट मोशन में क्या लिखा होता है कि जितना ये लोग अमाउंट की डिमांड कर रहे हैं, ये 40 लाख करोड़ के डिमांड कर रहे हैं, इसको रिड्यूस कर दो 1 रुपये के लिए, मतलब 40 लाख करोड़ का जो अमाउंट है वो कन्वर्ट हो जाए 1 रुपये में। कोई सेंस है इस बात का, तो बस तो इसका मतलब सेंस नहीं है इस बात का। सिर्फ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यही होता है कि अगर ये मोशन पास हो गया तो गवर्नमेंट हो जाएगी कोलैप्स, सीधी सी बात है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से इकोनॉमी कट, तो वो बोलते हैं कि जो ग्रांट के लिए आप लोग डिमांड कर रहे हो, जैसे 40 लाख करोड़ है, 100 करोड़ है, जितना भी, तो वो कहते हैं कि नहीं इतना नहीं, 100 करोड़ की डिमांड कर रहे हो, ये गलत है, 50 करोड़ इसको कर दो, ठीक है। टोकन कट, तो टोकन कट का कहते हैं कि जितना आप पैसा डिमांड कर रहे हो उसको 100 रुपये से कम कर दो। अब आप सोचोगे मतलब ये क्या बकवास है, ये तो मतलब सेंसलेस बात की जा रही है। हाँ बिल्कुल, इसका सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव यही होता है कि गवर्नमेंट की मेजोरिटी को चेक करें। अगर ये मोशंस पास हो गए तो गवर्नमेंट का काम खत्म हो जाता है। फिर लास्ट में क्या होता है, तो लास्ट में बजट पे जितना डिस्कशन हुआ है, जितना नहीं हुआ है, उन सभी पे चलेगा जिलेटिन, और जिलेटिन का सिंपल सा मतलब है कि अब बजट पास हो जाएगा, ठीक है। कोई फर्दर अब इसमें चेंजेस वगैरह डिस्कशन वगैरह अब नहीं होने वाला है। और बजट तब तक नहीं कहलाएगा जब तक एप्रोप्रिएशन बिल ना पास हो जाए, जब तक फाइनेंस बिल पास ना हो जाए। तो फाइनेंस बिल अगर पास होगा तो आपके पास टैक्स लगाने की अथॉरिटी मिल जाएगी, एप्रोप्रिएशन बिल अगर पास हो गया तो आपके पास पैसा को खर्च करने के लिए अथॉरिटी मिल जाएगी, ठीक है। और आपने याद रखना है कि जब भी हम बात करते हैं फाइनेंशियल बिल की तो 75 डेज़ के भीतर इसको पास करवाना लाजमी होता है। फिर अभी हमने ग्रांट से रिलेटेड अभी देखा कि ग्रांट के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं तो ये कट मोशन जो है वो वाले पॉइंट्स हमने देखे। फिर राज्यसभा के पास अथॉरिटी नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट में। ये ग्रांट्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो साथियों आपने पढ़ा होगा, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होते हैं, एडिशनल ग्रांट्स होते हैं, एक्सेस ग्रांट होते हैं, वोट ऑन क्रेडिट होते हैं। तो ये कैसे ग्रांट्स है, देखो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स का क्या मतलब हुआ, तो आपने कुछ एस्टिमेशन लगाया किसी प्रोजेक्ट के लिए कि इस प्रोजेक्ट में मतलब 100 करोड़ रुपए लगेगा, बाद में पता चला 100 करोड़ से बात नहीं बनने वाली है, 150 करोड़ लगेगा, तो ये जो एक्स्ट्रा 50 करोड़ मिलेगी उसको क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री ग्रांट। फिर एडिशनल ग्रांट का क्या मतलब होता है, तो आपने किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत की, आपने एस्टिमेशन लगाया कि हाँ ये सब चीज़ें हमने बनानी है, बाद में पता चला कि नहीं कुछ और भी यहाँ पे ज़रूरी है किसी चीज़ के लिए। तो कोई अगर नई चीज़ को अगर बनाना हो जो प्रीवियस प्लान का आपका पार्ट नहीं था, उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो इस तरीके से अगर पैसा मिले, इस कॉन्टेक्स्ट में जब पैसा मिले उसको क्या कहते हैं, एडिशनल ग्रांट। फिर ये एक्सेस ग्रांट क्या होता है, तो एक्सेस ग्रांट बेसिकली सप्लीमेंट्री ग्रांट और एडिशनल ग्रांट के जैसा ही होता है। डिफरेंस यहाँ पे क्या है, तो डिफरेंस ये है कि सबसे पहले पब्लिक अकाउंट कमेटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा और लोकसभा का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, बस डिफरेंस यही है। अदरवाइज है तो एक्सेस और सप्लीमेंट्री एडिशनल का क्या है, मतलब तो सेम ही है, एक्स्ट्रा अमाउंट मिलने वाला है। उसके बाद वोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है, तो अगर कोई मान लो अनएक्सपेक्टेड तरीके से कोई डिमांड अराइज हो जाए तो इस पर्पज़ के लिए जो पैसा प्रोवाइड किया जाएगा इसको हम वोट ऑफ क्रेडिट कहते हैं।
तो ये तो कुछ बेसिक के पॉइंट्स है। अब हम देखते हैं कि असल में ये बजट है क्या। तो हमने देखा था ना, बजट इज़ ऑल अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो बस वो वाला पॉइंट देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेवेन्यू बजट क्या होता है और कैपिटल बजट क्या होता है। देखो, बजट के कॉन्टेक्स्ट में जब भी ये दो टर्म्स इस्तेमाल जब हम करते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल, रेवेन्यू का मतलब होता है शॉर्ट टर्म, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे पैसा आ रहा है या फिर जा रहा है, ठीक है, उसको रेवेन्यू बजट कहेंगे। तो कैपिटल बजट क्या हुआ? तो कैपिटल बजट जो है ये डे टू डे बेसिस वाला नहीं है, रेगुलर बेसिस पे पैसा आ जा नहीं रहा है, ये लॉन्ग टर्म बेसिस वाला प्रोसेस है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जब हम रेवेन्यू बजट की बात करते हैं, मतलब कि डे टू डे बेसिस वाली बात कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे पैसा आ रहा है जा रहा है। तो रेगुलर बेसिस पे या तो आपके पास पैसा आ रहा है, जिसको हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीट। किस तरीके से आ सकता है? टैक्स के बेसिस पे आ सकता है, नॉन टैक्स के बेसिस से आ सकता है। टैक्स क्या डायरेक्ट हो सकता है, इंडायरेक्ट टैक्स हो सकता है। नॉन टैक्स कैसे है? तो फी का आपके पास पैसा आ रहा है, फाइन लगा दिया वहाँ से पैसा आ रहा है, पेनल्टी का पैसा आ रहा है, रेलवे का पैसा आता है, प्रॉफिट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये सभी पैसा आ रहा है, इसको क्या कहते हैं? रेवेन्यू रिसीट कहते हैं। तो फिर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो पैसा उड़ा रहे हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या एग्जांपल हो सकता है? आप अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, किसी को पेंशन दे रहे हो, ये क्या होगा? आपका रेवेन्यू बजट का पार्ट होगा। ठीक इसी तरीके से कैपिटल बजट साथियों होता है लॉन्ग टर्म बेसिस पे पैसा आ रहा है और जा रहा है। कैपिटल रिसीट लॉन्ग टर्म बेसिस पे पैसा आ रहा है और लॉन्ग टर्म बेसिस पे जा रहा है, ठीक है। इसको अगली स्लाइड में डिटेल में इसको हम देखते हैं। चलो, सबसे पहले रेवेन्यू रिसीट। तो रेवेन्यू रिसीट तो मैंने आपको समझा ही दिया कि ये होता क्या है, बस ये लाइन बस याद रख लेना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर आप पेपर में क्वेश्चंस देखोगे तो ऐसे स्टेटमेंट से पेपर में कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि रेवेन्यू रिसीट का जो नेचर है वो कैसा होता है। डज रेवेन्यू रिसीट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन एसेट एंड लाइबिलिटी? तो इसका कोई भी डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता है। देखो, लाइन क्या है कि रेवेन्यू रिसीट जो है डू नॉट हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन एसेट, ठीक है। अब देखो, रेवेन्यू रिसीट शॉर्ट टर्म बेसिस पे पैसा आ रहा है, टैक्स से पैसा आ गया, तो टैक्स से पैसा आ रहा है, जरूरी थोड़ी है कि आपके एसेट बन रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद टैक्स से जो पैसा आ रहा है आपकी कोई लाइबिलिटी थोड़ी है कि बाद में आप उसको देगो ही, ठीक है, वापस करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। इसका मतलब रेवेन्यू रिसीट से ना तो एसेट ना ही लाइबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने अभी आपको समझाया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। अब क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से आपके एसेट और लाइबिलिटी इम्पैक्ट होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। अगर आप किसी को सैलरी दे रहे हो तो क्या एसेट जनरेट हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर आप किसी को सैलरी दे रहे हो तो क्या आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है? नहीं हो रही है, आपको हर महीने सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स आपने याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल रिसीट लॉन्ग टर्म पे पैसा आ रहा है, ठीक है। अब देखो, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल सबसे पहले कंसीडर करते हैं हम बोरोइंग, इसका एग्जाम्पल हो सकता है डिसइन्वेस्टमेंट। दोनों प्रोसेस से पैसा आ रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? आपने जो आपके जो पब्लिक सेक्टर है उसको बेचना चालू कर दिया, वहाँ से भी पैसा आएगा ना आपके पास। आपने उधार लेना शुरू कर दिया, वहाँ से भी पैसा आ रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट मतलब कि आए दिन क्या रोज ही मतलब कि सरकारी सेक्टर जो उसको बेच रही है और रोज ही पैसा आ रहा है। ये कभी कभार होता है। तो कभी कभार जब होगा मतलब लॉन्ग टर्म बेसिस पे होगा, उसको हम कहते हैं कैपिटल रिसीट। बोरोइंग तो रोज रोज सरकार पैसा थोड़ी बोरो करती है, जब जरूरत पड़े तब बोरो करते हैं। लॉन्ग टर्म हो गया, कैपिटल रिसीट हो गया। अब देखो, इसका नेचर कैसा होता है कैपिटल रिसीट का। तो ये जो कैपिटल रिसीट है, इससे जो आपके एसेट्स हैं ये डिक्रीज हो सकते हैं। पहले हमने देखा कि एसेट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, यहाँ पे एसेट आपके डिक्रीज हो सकते हैं। कैसे? आपने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, पब्लिक सेक्टर के शेयर बेचना चालू कर दिया, तो आपके जो एसेट है वो डिक्रीज होंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। फिर एट द वेरी सेम टाइम अगर हम देखें तो जो आपकी लाइबिलिटी है ये बढ़ सकती है। कैसे बढ़ेगी? बोरोइंग, आपने उधार लिया पैसा तो वापस भी तो देना पड़ेगा, मतलब आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये लाइन आपने याद रखनी है। ऐसे अगर हम बात करें साथियों कैपिटल एक्सपेंडिचर, लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप पैसा खर्च कर रहे हो। तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे जब आप पैसा खर्च करते हो तो ओबियस ही बात है, इसमें आपके एसेट्स क्रिएट भी हो सकते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपने स्कूल, कॉलेज, ये ब्रिजेस, सड़कें आप बना रहे हो, तो ये एसेट ही तो है आपके, मतलब एसेट आपके क्रिएट हो सकते हैं। दूसरा अगर एग्जांपल हम कंसीडर करें तो क्या आपकी जो लाइबिलिटी है क्या ये डिक्रीज हो सकती है? तो हाँ, बिल्कुल डिक्रीज हो सकती है। कैसे डिक्रीज हो सकती है? अगर आपने जो पैसा उधार में लिया था, ठीक है, जो रेवेन्यू कैपिटल रिसीट वाला एग्जांपल हमने देखा, तो आपने क्या किया? रीपेमेंट ऑफ बोरिंग करना चालू कर दिया, जो लोन है वो चुकाना शुरू कर दिया, तो आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो एसेट क्रिएट भी करते हैं और आपकी जो लाइबिलिटी है उसको रिड्यूस भी कर देते हैं, ठीक है, आपने याद रखना है। अब कुछ की टर्म्स है बजट से रिलेटेड, इसको भी हम नज़र डालते हैं। सबसे पहले वोट ऑन अकाउंट। तो ये वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? तो देखो, जब हम वोट ऑन अकाउंट की बात करते हैं तो बजट हम कब पेश करते हैं? बजट हम पेश करते हैं 1 Feb को। फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? तो ये अगर आप देखोगे 1 April से लेकर 31 March तक होता है। तो
जो बजट आप पेश करते हो तो आइडियली लीगली आपके पास पैसा खर्च करने के लिए जो टाइम पीरियड है वो कब तक का होता है, ये 31 मार्च तक का होता है। बजट कब पेश करते हो, फरवरी 1 को करते हो। तो अगर मान लो कि फरवरी और मार्च 2 महीने, अगर 2 महीने में बजट अगर पास आपका नहीं हुआ तो जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा उसके लिए पैसा किधर से आएगा, ठीक है। तो उसी का ये जुगाड़ है जिसे हम वोट ऑन अकाउंट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो वोट ऑन अकाउंट है ये लगभग 2 महीने के लिए होता है कि जब तक बजट पेश ना हो तब तक ये वाला जो वोट ऑन अकाउंट है इसके तहत जो पैसा मिलता है उससे देश को चलाए हम। और ये यूजुअली जो टोटल बजट है उसका कितना होता है, 1/6 पार्ट होता है। और यहाँ पे याद रखना है सिर्फ अप्रूवल जो है यहाँ पे वोट ऑन अकाउंट के लिए लोकसभा की ही जरूरी होती है, राज्यसभा का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। और सीधा सीधा ये एक्सपेंडिचर से रिलेट करता है। हमने बजट की डेफिनेशन क्या देखी थी, बजट इज ऑल अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बट दिस वोट ऑन अकाउंट डील्स ओनली विद एक्सपेंडिचर। साथियों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और यहाँ पे ना नोट करके एक और आपने ये स्टेटमेंट लिख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि पहले क्या था कि इंडिया में जब बजट बनता था तो वहाँ पे कुछ सेक्शन होते थे जो कि एक्सपेंडिचर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते थे, प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो प्लान नाम से क्लियर है, प्लानिंग 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो उन प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए जो पैसा जाएगा वो प्लान एक्सपेंडिचर के कॉन्टेक्स्ट में लिखा जाता था, उस सेक्शन में लिखा जाता था। नॉन प्लान क्या होता था, तो जो प्लानिंग के अलावा दूसरे सेक्टर में जो पैसा जाता है उसको नॉन प्लान कहते थे। तो ऐसा जो डिस्टिंक्शन है आज के टाइम में ये खत्म हो चुका है, ठीक है। ये लाइन आपने याद रखना है, आज के टाइम में सिर्फ एक्सपेंडिचर वर्ड ही हम यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद एक टर्म आपने सुना होगा साथियों, एंटरिम बजट क्या होता है। और ये टर्म तो आज से 2-3 पहले जब इस बार जो बजट पेश किया गया था फरवरी में तब काफ़ी चर्चा में था एंटरिम बजट। तो साथियों आपने याद रखना है एंटरिम बजट कब पेश किया जाता है, जब इलेक्शन वाला ईयर होता है, ठीक है। और आपने याद रखना है कि ये जो एंटरिम बजट है ये बजट ही है, बेसिकली फुल फ्लेज्ड बजट ही है। वो 1/6 वाला पार्ट नहीं है जो हमने वोट ऑन अकाउंट वाले सेक्शन में देखा था, ये फुल फ्लेज्ड बजट ही है। अगर मान लो कि जिस गवर्नमेंट ने इसको पेश किया था इलेक्शन के बाद वही गवर्नमेंट अगर आ जाती है तो उस गवर्नमेंट के पास 100% अथॉरिटी है कि इसी बजट को वो फुल फ्लेज्ड बजट में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। चलो फिर एक टर्म आपने सुना होगा इकोनॉमिक सर्वे। ये इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे नाम से क्लियर है, सर्वे करना किसका, इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी का। मतलब कि पिछले 1 साल में इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है, इंडियन इकोनॉमी जो है इसका परफॉर्मेंस क्या रहा उसका सारा जो कच्चा चिट्ठा है आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगा। पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि जो इकोनॉमिक सर्वे है क्या बजट से पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है कि बजट वाले दिन या उसके बाद में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इसको पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है बजट के, फिर उसके बाद इसको प्रिपेयर कौन करता है, तो इकोनॉमिक डिवीजन, ये बजट डिवीजन नहीं है, इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। क्या इकोनॉमिक सर्वे की जो फाइंडिंग्स हैं कि गवर्नमेंट में बाइंडिंग होती है, तो बाइंडिंग बिल्कुल नहीं होती है। फिर पहला जो इकोनॉमिक सर्वे था ये कब पेश किया गया था, ये 1950-51 में पेश किया गया था और 1964 तक ये बजट के साथ में ही पेश किया जाता था, ठीक है। आज के टाइम में एक दिन पहले पेश किया जाता था, लेकिन किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये एक साथ ही बजट के साथ इसको पेश किया जाता था। अब इस लेक्चर में हमने कुछ फंड्स का जिक्र किया था, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वर्ड हमने यूज़ किया था। तो कुछ फंड्स हैं, इस पर थोड़ा नज़र डालते हैं कि ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया क्या है और कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या है। देखो सबसे पहले जैसे आप लोगों का बैंक अकाउंट है, ठीक है, उससे पैसा निकाला आपने खर्च कर लिया, ठीक उसी तरीके से देश को चलाने के लिए देश का भी कोई बैंक अकाउंट होना चाहिए जहाँ से ये लोग पैसा वगैरह निकाल सके। तो इस अकाउंट को क्या कहते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 266 में मेंशन है। तो यहीं पे सारा का सारा गवर्नमेंट का पैसा आता है और यहीं से पैसा जो है गवर्नमेंट निकाल के यूज़ करती है, ठीक है। और यहाँ से पैसा निकालने के लिए हमने ये लाइन पढ़ा ही है कि हमें पार्लियामेंट से बिल पास करवाना पड़ेगा जिसे हम एप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं। फिर आपने सुना होगा साथियों पब्लिक अकाउंट फंड। तो ये जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है 266 आर्टिकल में ही लिखा हुआ है और यहाँ पे कौन सा पैसा जाता है, ये पीएफ वाला पैसा जाता है, जुडिशियल डिपॉजिट वाला पैसा जाता है, सेविंग वाला जो पैसा है वो जाता है। क्या पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत है, नहीं। किसका पैसा है, लोगों का पैसा, तो पार्लियामेंट का यहाँ पे क्या रोल है। कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 267 में लिखा है, यहाँ पे जो पैसा है नाम से क्लियर है, कॉन्टीजेंसी मतलब कि इमरजेंसी के पर्पस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी अथॉरिटी किसके पास में होती है, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया का जो बॉस है, जो मालिक है वो कौन है, तो वो है प्रेसिडेंट। लेकिन इसको मेंटेन कौन करता है, तो इसको मेंटेन करता है फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक है, आपने याद रखना है। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, जय हिंद।